थर्ड यूनिट है चर का अर्थ तथा प्रकार। चर, ओके, चर का अर्थ तथा प्रकार। ठीक है, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का अगर डिक्शनरी में जाएंगे तो क्या मीनिंग है? जो वेरी कर सके। वेरी मतलब जो परिवर्तित हो सके, जिसमें चेंज किया जा सके, जो एक जगह स्थिर ना हो, जिसके वैल्यूज में परिवर्तन हो सकता हो, वो सारी चीज क्या है? चर है, वेरिएबल्स। तो योग में तो आदमी का मन वेरिएबल है, ये तो मैं समझाने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ। वो परिवर्तित होता रहता है, अच्छा। तो क्या है? जो परिवर्तित हो सके, जिसका मान या वैल्यू परिवर्तित या चेंज होती रहे, वह चर कहलाता है, वेरिएबल्स। रिसर्च में ऐसे फैक्टर या तथ्यों को चर कहा जाता है जो प्रयोग को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नली इफेक्ट डालते हैं। रिसर्च में या अनुसंधान में ऐसे तथ्यों को या फैक्टर्स को वेरिएबल कहा जाता है जो एक्सपेरिमेंट में बाहरी रूप से इफेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट। लिख लिया? ये शब्द ऐसे ही ना देख के डर लगता है आदमी, ये क्या है यार? चर क्या चीज है, पता नहीं। अब चर दो प्रकार के होते हैं, जो टाइप ऑफ आपका वेरिएबल्स है। पहला टाइप होता है स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? जिसमें हम कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से कर सकें, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिसमें एक शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ जोड़ कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। इन चरों में कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला या प्रयोगकर्ता इनकी वैल्यूज में परिवर्तन कर सकता है। इस कारण कोई प्रयोगकर्ता इन चरों पर नियंत्रण भी रखता है। दूसरा टाइप होता है चरों का आश्रित चर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम अपनी फैमिली में किसी ना किसी पे थोड़ा डिपेंड होते हैं, तो हम उसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए। जो चर किसी दूसरे चर पे या स्वतंत्र चर पे डिपेंड होता है, आश्रित होता है, उसको आश्रित चर बोलते हैं, डिपेंडेंट चर। क्या मतलब हुआ इसका? यानी ऐसे चर में परिवर्तन या बदलाव दूसरे चर में परिवर्तन और बदलाव पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है। क्लियर हो गया? अब आगे अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र तथा आश्रित चरों का जोड़ तोड़। अच्छा, जोड़ तोड़ है इनका। ठीक है, इसमें जोड़ तोड़ का क्या मतलब है? आप हिंदी भाषा में एक भारत में शब्द होता है जुगाड़। जुगाड़ की इंग्लिश तो मुझे आज तक भी नहीं पता क्या बोलते हो। तो इस जो ये सवाल काफी आ जाता है कि दो चरों में जोड़ तोड़ कैसे करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछ लेता है इसको कई बार। जोड़ तोड़ का मतलब होता है फेर बदल कर सकना। हम जैसे कोई, इसको समझ लो पहले, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ चेंज करने हैं लोगों में, ग्रुप, तो हम उनको कंट्रोल करके उसमें कर सकते हैं।
बट ये हर जगह नहीं कर सकते हम। इसके कुछ ही चीजें हैं जिसमें हम फेर बदल कर सकते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं एग्जाम में? शोधकर्ता द्वारा चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है। जोड़ तोड़ से एक शोधकर्ता क्या देखता है? वह यह देखता है कि यदि प्रयोग में किसी चीज का कोई कारण है तो उसका प्रभाव भी होगा, यानी कार्य कारण सिद्धांत को देखता है। एक्सपेरिमेंट में अगर कोई कारण मौजूद है तो उसका प्रभाव भी होगा, ये देखता है तोड़ जोड़ कर। उसका इफेक्ट भी पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। अर्थात प्रयोग में किसी कारण का क्या प्रभाव होगा, तोड़ जोड़ की घटना से ये पता चलता है। कुछ चरों में सीधे परिवर्तन करके तोड़ जोड़ किया जा सकता है। लिख लो इसको। जैसे वातावरण, आयु में। मान लिया हम धूप में प्रयोग कर रहे हैं, साफ बाहर गर्मी है तो ठंडे कमरे में ले आओ, इसमें तो हम चेंज कर सकते हैं। लिख लिया। पर कुछ चरों में सीधे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे बुद्धि। बुद्धि जिसकी जितनी है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। शोधकर्ता एक समय में एक से अधिक वेरिएबल्स में फेरबदल या जोड़तोड़ कर सकता है। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोगात्मक नियंत्रण का स्वरूप एवं समस्या। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। देखिए, नियंत्रण किस पे, एक्सपेरिमेंटल नियंत्रण किस पे करना होगा? हमें चरों पे करना होता है, वेरिएबल्स। पूरी अनुसंधान सांख्यिकी में वेरिएबल सबसे महत्वपूर्ण है। प्रयोगकर्ता जो भी करेगा इन्हीं के ऊपर करेगा। तो इसमें वेरिएबल्स पे नियंत्रण रखते हैं एक्सपेरिमेंटल शोध में। सामाजिक शोध में रखने की जरूरत नहीं होती। प्रयोगात्मक जो रिसर्च होती है एक्सपेरिमेंटल, उनमें होती है जरूरत। तो क्या है प्रयोगात्मक शोध, सॉरी प्रयोगात्मक नियंत्रण है ना। प्रयोगात्मक नियंत्रण शोध में प्रयोग की, एक्सपेरिमेंट की परिस्थितियों में चरों पर नियंत्रण किया जाता है। और जो दो तरह के चर बताए ना मैंने, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों चरों में एक्सपेरिमेंट करने वाला जोड़ तोड़ करके नियंत्रण करता है। लिख लो इसको आप। इन नियंत्रणों में कुछ प्रॉब्लम भी पैदा होती है। अगला टॉपिक शायद यही होना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही जुड़ के आता है। चरों में, प्रयोगात्मक चरों में नियंत्रण और समस्या, कुछ ऐसा करके आता है ये टॉपिक। समस्या ही है, प्रयोगात्मक नियंत्रण का स्वरूप और समस्या। हाँ, इस ये एक साथ ही मिलके आएगा, जब भी मिलके आएगा। तो ये जो हम इन पे चरों पर नियंत्रण करते हैं वेरिएबल्स पर, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम पैदा होती है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये आप भी बता सकते हो, बट आपकी दिमाग में आ नहीं रहा होगा। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रयोगशाला का आर्टिफिशियल माहौल, यानी प्रयोगशाला की कृत्रिम व्यवस्था या परिस्थिति नियंत्रण करने में हमें प्रॉब्लम दे सकती है। लिख रहे हैं सभी लोग या समझ ही रहे हैं? लिख लो, याद नहीं रहेगा बाद में। मुझे लगता है किन्हीं का नाम आ रहा है, श्वेता परदेशी करके, वो शायद लिख नहीं रहे।
असल में वो कर चुकी तो वो लिखेंगे नहीं। हाँ? नहीं सर, मैं लिख रही हूँ सर। इसमें सर एक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इंटरप्ट यू सर, स्वतंत्र चर एक सर वाया चर भी मतलब उसमें था। बाह्य चर को ही स्वतंत्र चर भी बोलते स्वतंत्र चर ही बोलते हैं। अच्छा, थैंक हैं। यू कुछ सर। बुक में नाम अलग हैं, बट मेनली यही नाम यूज होते हैं 99 जगह पे। जो ट्रेडिशनल नेम है, ये आपने पढ़ लिया? नहीं सर, पढ़ा नहीं है, मतलब पढ़ रही थी मैं तो। ओके, ठीक। विषय पात्र की रुचियों पर नियंत्रण रखना कठिन है। जो इनको हम प्रयोग में शामिल कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल करना, उनकी जो इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल करना प्रयोग में कठिन होता है। एक ये समस्या आती है। जो हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं, जो प्रयोग में लोग शामिल किए हैं, उनके सहयोग करने में एक समस्या आती है। हमें ये नहीं पता वो हमारी कितनी हेल्प करेंगे एक्सपेरिमेंटल नियंत्रण में। विषय पात्र या जो प्रयोग के सब्जेक्ट्स हैं, उनके सहयोग करने में एक समस्या पैदा होती है, वो कितनी हेल्प करते हैं। मान लिया प्रयोगकर्ता प्रशिक्षित ना हो, ठीक से उसको पता ना हो, तो परिणाम में अशुद्धि पैदा होती है। ये भी एक समस्या है। 4 मुख्य समस्याएं होती हैं, और भी होती हैं, दो मुख्य मानी जाती हैं। जैसे प्रयोगकर्ता सामाजिक घटनाओं से जो संबंधित कारण हैं उन पे नियंत्रण नहीं रख सकता। अधिक धन और समय की खपत ज्यादा होती है। अधिक धन लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, ये भी एक समस्या है। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? नियंत्रण की तकनीकें, निरसन या निराकरण। ये निरसन या दशाओं ये एक नहीं दशाओं की, होंगी, 5 होती हैं शायद ये। हाँ, दशाओं की स्थिरता, संतुलन, प्रतिसंतुलन, और याद, यादृच्छिकरण। एक नहीं 5 होती हैं टेक्निक। 5 ही है। देखिए, ये टॉपिक है नियंत्रण की तकनीकें। तो नियंत्रण किस पे नियंत्रण बताओगे कोई? ये श्वेता जी पढ़ चुके, बताओ, तभी तो समझ में आएगा। सर मैंने पढ़ा नहीं है अच्छा अच्छा। सर। नियंत्रण अपने अपने मतलब सेल्फ कंट्रोल। ना, ये योग में तो हो सकता है, बट रिसर्च मैथोलॉजी में ऐसा नहीं है। देखिए, प्रयोगकर्ता चरों में नियंत्रण करके प्रयास करता है ताकि प्रयोग को ठीक ठीक रिजल्ट आ सके। मैंने कहा ना, इस पूरी रिसर्च मैथोलॉजी में चर ही चलते हैं। जहाँ कुछ याद ना रहे ना तुम्हें, एग्जाम में भूल जाओ। समझ में ना आए कि ऊपर पंखा देखना पड़ जाए, क्या हो रहा है, क्या लिखना है, बस वेरिएबल्स याद रखना, वही घुमा घुमो के लिख देना। पूरी रिसर्च मैथोलॉजी वेरिएबल्स पे ही डिपेंड होके, सारी थ्योरी उससे ही कनेक्टेड है। तो जब कुछ याद ना रहे तो फिर वेरिएबल लिख देना। वैसे तो याद रखना चाहिए तुमको, बट बहुत बार अगर हम 3 पेज पढ़ेंगे तो वहाँ 1 पेज याद रहेगा, है ना? तो 100% पढ़ेंगे तो 30% याद रहेगा। तो जब कुछ याद ना रहे तो बस वेरिएबल याद रखना, उसके लैंग्वेज बदल के लिख सकते हो, एग्जाम में काटेगा। तो प्रयोगकर्ता चरों में नियंत्रण करके प्रयास करता है ताकि उसके रिसर्च में, उसके प्रयोग में ठीक ठीक परिणाम आ सके। इन रिजल्ट लाने के लिए, चरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोगकर्ता कुछ विधियों का प्रयोग करता है, टेक्निक्स का यूज करता है, जिसे नियंत्रण की तकनीकें या टेक्निक्स कहा जाता है। ये 5 होती तो बहुत सारी हैं सब टेक्निक, बस मुख्यतः 5 होती है। तो पहली टेक्निक होती है आपकी क्या, मनोज जी क्या नाम है?
निरसन या निराकरण? शब्द बड़े उटपटांग। निरसन। निरसन या निराकरण? देखिए निरसन को तुम इंग्लिश में ये शब्द को समझ लो। निरसन का मतलब होता है एलिमिनेशन। जो बड़े बड़े शो में जाते हैं ना, कह रहे आज एलिमिनेट हो गया, बाहर निकाल दिया। अब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। कई जगह इसका नाम निसरण भी है, वो कई बहुत बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट निसरण इसका नाम है, एलिमिनेशन। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस चीज को बाहर निकालना एक्सपेरिमेंट से। तो निसरण का अर्थ होता है हटा देना, बाहर निकाल देना। इसके अंतर्गत उन चीजों को प्रयोग में से हटा दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है जो प्रयोग के परिणाम को दूषित करते हैं या खराब करते हैं। मान लिया मनोज जी एक पार्क में क्लास ले रहे हैं और कुछ बाहर के लोग आके ऐसे देखने लगे, तो मनोज जी बोलेंगे भाई यहाँ से जाओ, तो क्या निसरण का यूज कर रहे हैं। ये पता चला दिव्या जी कुछ डिस्टर्ब करने लगी, तो मनोज जी कहेंगे आप क्लास मत लो, आप जाओ, तो निसरण का यूज किया। दूसरी क्या विधि होती है? दिशाओं की स्थिरता। कॉन्सिस्टेंसी ऑफ कंडीशंस। ये क्या होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंसी ऑफ कंडीशंस, यानी दिशाओं की स्थिरता। इसका यूज कब करता है एक्सपेरिमेंट करने वाला? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रयोग में रुकावटें व विघ्नकारी तत्वों को हटाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे क्या चीज हटाना पॉसिबल नहीं है? शोर या आवाज। आप लोगों को चुप कर सकते हैं, बट ब्रह्मांड में भी कुछ आवाज हो रही है, चारों तरफ गाड़ी जा रही है, हॉर्न बज रहा है। आप ध्यान करने बैठे और बैठी थे तो कुत्ते भौंकने लगे, किसी पड़ोसी में लड़ाई हो गई, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम अपने को नियंत्रित कर सकते हैं इसमें ना। तो दिशाओं की स्थिरता मतलब जो चारों तरफ की दिशाएं हैं उनसे भी कुछ डिस्टरबेंस पैदा होते हैं एक्सपेरिमेंट में, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो इस विधि का दिशाओं की नियंत्रण करने के लिए हम जगह वगैरह बदल बदल सकते हैं, बस इतना ही, इसमें पूरा चेंज नहीं किया जाता। तीसरी होती है इसमें संतुलन। अब ये नाम इन्होंने गलत प्रिंट किया है, वैसे आप संतुलन लिख सकते हो, बैलेंस में। तो संतुलन उन्होंने ओ की मात्रा गलत लगा दी उस पर, और प्रति संतुलन में भी वही किया है, उसमें भी ओ की मात्रा गलत है। संतुलन प्रति संतुलन ये दोनों विधियां एक साथ यूज की जाती है। संतुलन का मतलब है बैलेंसिंग। क्या अर्थ है इसका? संतुलन का अर्थ है विभिन्न प्रयोगात्मक प्रयोगों में बहिरंग चरों का प्रभाव समान रूप से पड़ने देना। किसी प्रयोग में जो बाह्य चर हैं, जिनकी अभी श्वेता जी बात कर रहे थे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, उनके इफेक्ट को इक्वली एक्सपेरिमेंट पे पड़ने देना। यानी इस विधि के अंतर्गत दो समूहों को समान रूप से वितरित व विभाजित किया जाता है। अगला टॉपिक क्या है भैया मनोज जी? प्रति संतुलन या दृश्यीकरण? यादृच्छिकरण, ये तो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद तुम्हें याद हो। ये दोबारा टॉपिक घूम गया है। रैंडमाइजेशन, रैंडम विधि का उपयोग।
क्या नाम बताया? प्रति संतुलन। प्रति संतुलन। इसका हम इंग्लिश में मिले में काउंटर बैलेंसिंग। पहला था बैलेंसिंग, ये है काउंटर बैलेंसिंग। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक से अधिक प्रयोगात्मक अवस्थाओं से उत्पन्न चरों को नियंत्रित किया जाता है। प्रति संतुलन, काउंटर बैलेंसिंग में एक से अधिक प्रयोगात्मक चरों को नियंत्रित किया जाता है। यदि एक समूह में एक से अधिक प्रयोगात्मक अवस्थाएं हैं और प्रत्येक अवस्था में एक ही ग्रुप या समूह कार्य कर रहा है, तो इस विधि का उपयोग करा जाएगा। यह है यादृच्छीकरण। यादृच्छीकरण को बोलते हैं रैंडमाइजेशन, रैंडम विधि का उपयोग। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, दोबारा बता देता हूँ। इस विधि में ये ऐसी विधि है जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होगी। किसी प्रयोग में हमें 100 लोग चुनने हैं तो 100 के 100 की चुनने की पॉसिबिलिटी इक्वल होगी। कैसे? जैसे आपने बचपन में पर्चियां डाल के खेल खेला होगा ना, एक जार में या बॉक्स में पर्चियां डाल दी और इसमें से कोई चीज चुननी है, तो सबकी पॉसिबिलिटी बराबर है कि किसी को भी चुना जा सकता है। जैसे सिक्का उछालने की टेक्निक है, पर्चियां डाल के हम चुनते हैं चीजों को, लकी ड्रॉ निकालते हैं तो सभी की इक्वल समानता होती है ना लकी ड्रॉ में, या लॉटरी निकालते हैं। तो 5 विधियों का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प का अर्थ तथा उद्देश्य। एक अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन। शोध अभिकल्प मतलब रिसर्च डिजाइन। शोध अभिकल्प एक ऐसा प्लान है, जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं। मान लिया तुम्हें अभी हरिद्वार की यात्रा करनी है, एग्जाम देने जाना है, तो आप प्लान करोगे कि भैया 7 बजे से एग्जाम है, इतने बजे चलना पड़ेगा, एक दिन पहले जाओ। तो किसी प्रयोग को करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, जो एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ऐसे ऐसे इस काम को करेंगे, उस प्लानिंग को शोध अभिकल्प बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन। मान लिया मुझे रिसर्च करनी है किसी टॉपिक पे, तो मैं उसकी एक प्लानिंग बनाऊंगा पहले से, उस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन। शोध अभिकल्प का अर्थ है एक ऐसा प्लान या योजना जिसे एक शोधकर्ता प्रयोग को करने से पहले बनाता है। इसी डिजाइन या प्रारूप के अनुसार वह शोध कार्य को आगे पूरा करता है। इसे किसी शोध का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। देखिए, मैं तो खैर पीएचडी होल्डर हूँ। जब हम पीएचडी में इनरोल होते हैं एग्जाम के बाद, तो हम 2 चीजें होती है, एक सिनॉप्सिस, एक थीसिस। तो पहले हम 7-8 पेज पे सिनॉप्सिस को सबमिट करते हैं। उसमें क्या लिखा होता है, हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम किस शीर्षक यानी टाइटल पे शोध कर रहे हैं, कितने हम चैप्टर लिखेंगे उसमें,
चैप्टरों के लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, कौन कौन सी बुक लेंगे, कहाँ कहाँ से साहित्य को कलेक्ट करेंगे, ये सब जो डिटेल होती है ना, ये क्या नया शोध है या नहीं है, अगर इस पे काम हो चुका है तो हमें पता है कि नहीं है, ये सब जो डिटेलिंग देते हैं ना 7-8 पेज पे, इसको बोलते हैं शोध विकल्प। इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो यूनिवर्सिटी में हम लोग जमा करते हैं। तो इसके बाद एक मीटिंग बैठती है, उसको आरडीसी बोलते हैं। उसमें 15-20 लोग बैठते हैं पैनल में, वो आपसे सवाल जवाब या उसके बारे में समझते हैं। अगर उनको ओके लगता है कि ये सही टॉपिक है तो वो पास कर देते हैं, फिर आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, उसके बाद थीसिस लिखी जाती है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए समझा दिया। इसमें अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? नेक्स्ट टॉपिक है यादृच्छिकृत समूह विकल्प। नहीं, इसमें उद्देश्य भी पूछता है ये हाँ, बहुत उद्देश्य 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 इसमें। शोध विकल्प का उद्देश्य। तो आप बताओ जरा, रिसर्च सिनॉप्सिस के क्या उद्देश्य हो सकते हैं भाई? अगर कल आप पीएचडी करोगे तो ये लिखना पड़ेगा। मैंने अभी जो समझाया वो किस काम के लिए हम जमा करेंगे, क्या उद्देश्य हो सकता है उस बात का, बताओ जरा सोच के। थोड़ा तुम्हारा भी तो दिमाग यूज कर लूं, लिखना तो तुम्हें ही है। सर ताकि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका सही रिजल्ट हमें मिल पाए, डिजायरेबल रिजल्ट मिल पाए। तो थीसिस लिखने के बाद का हो गया कि क्या रिजल्ट आया, चलो मैं बता देता। पर्पज ऑफ रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं? चरों का नियंत्रण करना, टू कंट्रोल द वेरिएबल्स। किसी शोध समस्या का निश्चित उत्तर देना, to provide consolable answer to the research problem। लिख लिया? दोबारा बोल देता हूँ, शोध समस्या का निश्चित उत्तर देना, to provide consolable answer of the research problem। फिर क्या होता है? विशिष्ट विधि का निर्धारण करना, टू स्पेसिफाई द मेथड। और क्या होता है? समय, श्रम और धन की बचत करना, टू सेव टाइम, लेबर एंड मनी। अब इस शोध अभिकल्प के भी कुछ प्रकार होते हैं, मतलब ये कई टाइप में प्रेजेंट की जा सकती है। पहला टाइप क्या दे रखा है सिलेबस में? यादृच्छिक समूह अभिकल्प। यादृच्छिकरण मैंने अभी समझाया, रैंडमाइजेशन। पर इसकी भी कुछ टेक्निक होती हैं जिनको यूज किया जाता है इस प्रयोग में। जैसे पहली टेक्निक क्या है? यादृच्छिक द्विसमूह अभिकल्प, रैंडमाइज्ड टू ग्रुप डिजाइन। श्वेता जी, वो किताब से कम ही मैच होगा। ये शब्द मैंने बहुत इजी वाले इजी में कन्वर्ट कर रखे। सर एक्चुअली हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं सिलेबस देख। अच्छा, तो मैं उसको इंग्लिश में भी बता रहा हूँ साथ में, इसलिए आपको आसानी रहेगी। लिख लीजिए, यादृच्छिक द्विसमूह अभिकल्प, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडमाइज्ड टू ग्रुप डिजाइन।
इंग्लिश के थ्रू आप पढ़ सकते हो जब नाम याद रहेगा। देखिए इस विधि की क्या विशेषता है, यह दो समूहों के यादृच्छिक यानी रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा दो समूह को इसमें समतुल्य बनाया जाता है, बैलेंस किया जाता है या बराबर किया जाता है। इस टेक्निक की क्या विशेषता है, दो ही लग गया ना, टू, तो दो ग्रुप को इसमें इक्वल या समतुल्य बनाया जाता है, यानी जिससे रिसर्च करने में कोई दिक्कत ना आए। इसकी दूसरी विधि क्या होती है, पूर्व परीक्षण या पश्च परीक्षण नियंत्रण समूह, बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट कंट्रोलिंग ग्रुप डिजाइन, बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोलिंग ग्रुप डिजाइन। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसी का उपयोग शोधकर्ता सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें भी दो समूह होते हैं जिनकी आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर जांच पहले ही कर ली जाती है। बिफोर आया ना, पहले ही जांच कर लेते हैं किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। फिर उनमें से एक ग्रुप को स्वतंत्र चर बना दिया जाता है। जैसे 100 लोग हैं और इसको लिख लो लास्ट लाइन, स्वतंत्र चर बना दिया जाता है और कोई भी नाम जैसे एक्स, ए बी सी या कोई भी नाम दे दिया जाता है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों को हमने चुन लिया और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी हमने पहले ही जांच कर दी, तो उस जांच के बाद हमें 50 लोग मिले, उनमें से 25 को अलग कर देंगे, आधों को अलग कर देंगे, तो एक को क्या बना देंगे हम, स्वतंत्र वेरिएबल, स्वतंत्र वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। अब नंबर 2 टॉपिक उन्होंने दिया है इसमें, कारकीय अभिकल्प। इसका क्या मतलब है, फैक्टोरियल डिजाइन, FACTORIAL, फैक्टोरियल डिजाइन। इस डिजाइन में प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां शोधकर्ता एक ही साथ दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के प्रभावों का अध्ययन करता है। दोबारा बोल देता हूं, इस डिजाइन में प्रयोग उस कंडीशन में किया जाता है जहां कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट्स का स्टडी करता है। साथ ही साथ वह दो चरों की अंतःक्रिया, इनर एक्शन का भी अध्ययन करना चाहता है। इसमें भी दो विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इस विधि में भी इसकी सब टेक्निक्स है। दो ही स्वतंत्र चर क्रम गुणित अभिकल्प, दो ही स्वतंत्र चर क्रम गुणित अभिकल्प, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टोरियल डिजाइन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फैक्टोरियल डिजाइन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और दूसरी टेक्निक का क्या यूज किया जाता है, दो से अधिक स्वतंत्र चरों वाले क्रम गुणित अभिकल्प, दो से अधिक स्वतंत्र चर वाले क्रम गुणित अभिकल्प। दो टेक्निक का हम इसमें यूज करते हैं।
अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? शोध प्रतिवेदन लेखन की विधि और शैली। नाम तो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे, शोध प्रतिवेदन। शोध प्रतिवेदन का इंग्लिश पता है? नहीं। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। अब समझ में आया श्वेता? रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। मनोज जी से मेरी एक दिन वैसी बात होती है, भाई भी हैं मित्र भी हैं, दोनों ही परिवार के भी हैं। तो आपने पिछले इन्हीं सिलेबस में फर्स्ट सेम में एक आपका प्रैक्टिकल में टॉपिक होगा, पुस्तक के शीर्षक पे लिखना है किसी, नहीं, किसी बुक के टाइटल पे प्रैक्टिकल में कोई टॉपिक दिया होगा, 2 बुकों की समीक्षा करो। इसको लिखना मत, समझ लो पहले। 2 बुकों की समीक्षा आपने की होगी किसी की भी, तो वो समीक्षा आपने अंदर चैप्टर पढ़ के की थी कि बाहर के 4 पेज पढ़ के की? बाहर के पढ़े थे ना। तो जो भी बाहर के पेज में लिखा है ना, वो सब कुछ, वो सब रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग है। इसको लिखो मत, अभी मैं समझा रहा हूँ लिखना कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, किताब के पहले जो विषय सूची होती है ना, सबसे पहली विषय सूची में जो जो लिख रहा है वो सब एक रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा होगा? पहले लिख रहा होगा किसी बुक में 2 शब्द, किसी में आभार, किसी में आपका सारांश, किसी में लिख रहा होगा आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, लास्ट में लिख रहा होगा कौन कौन सी किताबों से पढ़ के ये किताब लिखी गई है, रेफरेंसेज है। तो इसका जो पूरा क्रम है ना, ये रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। अब जो हमने सिनॉप्सिस जमा की थी थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले ही जमा की थी ना हमने, आरडीसी के लिए एक सिनॉप्सिस, ये 7-8 पेज पे हम लिख के यूनिवर्सिटी में जमा करते हैं। तो उसका जो टाइप होता है ना लिखने का, उस टाइप को रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग होगी। हम ये चीजें उस पर लिख के वहाँ 7-8 पेज पे वहाँ सबमिट करने जाते हैं, तो उसकी टेक्निक होती है। अभी कई सारी टेक्निक है, बट अभी इंडिया में जो यूज हो रही है वो ये हो रही है, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ है उसने जो पैटर्न डिजाइन किया है, उस पैटर्न पे हम अभी रिसर्च, मैंने अपनी रिसर्च में जो रेफरेंसेस दिए थे रॉन्ग वैल्यू में दे दिए थे। मतलब मैंने दे दिया था बुक का नाम पहले, पब्लिशर बाद में, ईयर, और उसके बाद किस पेज या किस सूत्र से लिया है कोई। तो उन्होंने कहा इसको कन्वर्ट करो। मुझे 1 महीना लगा उसको कन्वर्ट करने में। तो फिर क्या लिखना पड़ा मुझे? पहले सरनेम, बाद में राइटर का नेम, बुक, ईयर, ये इसके क्रम होते हैं। तो इस क्रम को क्या बोलते हैं? रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। अब इसको मैं बता देता हूँ लिखते कैसे। तो शोध प्रतिवेदन पहला शब्द है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। तो प्रतिवेदन का क्या अर्थ होता है? प्रतिवेदन का अर्थ होता है पूरी जानकारी, कंप्लीट नॉलेज। इस इस प्रकार शोधकर्ता या शोध प्रतिवेदन का अर्थ होता है विभिन्न तथ्यों का लेखा जोखा देना। शोध प्रतिवेदन का अर्थ है विभिन्न तथ्यों का लेखा जोखा देना। शोध करने से पहले शोधकर्ता शोध के विषय में पूरी जानकारी अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गाइड को देता है, जिसे रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। अब इसकी विधि और शैली कैसे होती है?
तो इसके क्रम होता है, उस क्रम को आप इसमें क्रम यूज किया जाता है। कोई 8 चीजों को यूज करते हैं, कोई 9 चीजों को करते हैं। आप 8 वाली लिख लो, ये ज्यादा चलती है। पहले क्या लिखते हैं इसमें? शीर्षक प्रश्न, इंग्लिश में बोलते हैं टाइटल पेज, जबकि इंग्लिश ही बता रहा हूं साथ में। फिर लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट यानी सारांश। फिर लिखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। फिर लिखते हैं स्वकथन, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वकथन को फॉरवर्ड्स, FOREWORD। ये वही पेज चल रहे हैं जो किताब के शुरू में लिखे होते हैं सब अभी। फिर लिखते व्याख्या, डिस्कशन या एनालाइज। फिर लिखते संदर्भ यानी रेफरेंसेस। फिर लिखते परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स, APPENDIX। ये तो हो गया उसका विधि। और अब इसकी शैली कैसे लिखते हैं, तो जो एक एक मैंने चीजें बताई हैं। शीर्षक प्रश्न, शीर्षक प्रश्न में क्या लिखोगे? टाइटल पेज में। टाइटल पेज में बस जो रिसर्च का टॉपिक है उसी का एक बड़ा बड़ा नाम एक पेज पे लिखा होना चाहिए, मेन पेज पे। एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखते हैं? जो हम पूरी रिसर्च कर, देखिए ये जो लिखा जाता है ना, अभी 1 मिनट इसको लिखना मत, समझा देते। ये जो लिखा जाता है ना रिसर्च डिजाइन, ये जब पूरी हम थीसिस लिख लेंगे कंप्लीट और एग्जामिनर उसको ओके कर देगा कि हाँ आप इसको ओके कर दो, यानी उस पे क्या है, जिल्द बाहर से चढ़ा दो या हार्ड बाउंडिंग उसकी कर दो, अब सबमिशन के लिए रेडी हो जाओ। तो सबसे बाद में ये लिखा जाता है। हम पूरी थीसिस कंप्लीट कर लेंगे, जो शुरू के पेज होते हैं 5-6 वो सबसे लास्ट में लिखते हैं उसको, क्योंकि हमें पता होता है रिसर्च में हमने क्या किया, क्या टेक्निक यूज की, कितने चैप्टर यूज किए, कहाँ कहाँ, जब हमें सब पता है तब इसको लिखा जाता है। बट बुक में सबसे पहले लगाए जाते हैं नहीं। तो तीसरा क्या है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या लिखते हैं? उस पूरी रिसर्च का निचोड़, हाँ उसका पूरा निष्कर्ष, या हमने क्या किया, कैसे किया, 1 से 2 पेज ज्यादा से ज्यादा, उसी में, उससे ज्यादा नहीं बताते। फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें थोड़े बेनिफिट क्या मिलेंगे, किस चीज पे हम शोध कर रहे हैं, इस शोध से क्या बेनिफिट है, शोध के बारे में हम समझाएंगे। अंदर जाने से पहले हम उसके बारे में समझा रहे हैं। चौथा होता है आपका स्वकथन या फॉरवर्ड। स्वकथन अपने दिल के थोड़े से भाव लिखते हैं। मैंने ये शोध कहाँ से प्रयोग, मतलब कहाँ से प्रारंभ किया था, नहीं। और इसमें आभार, थैंक्स देते हैं। मैं टाइप करने वाले का थैंक यू करता हूँ, मेरे गुरुजनों ने, मेरे टीचर्स ने, लाइब्रेरी ने, इन सब ने जो जो मदद की है आपकी रिसर्च करने में, उनके बारे में थैंक्स लिखा होता है। पढ़ते हो ना आप, किताब के शुरू के पेज में थैंक्स लिखे होते हैं, सबको धन्यवाद। तो इसमें वो लिखते हैं स्वकथन में। फिर शोध प्रविधि यानी मेथड, आपने कौन सी टेक्निक यूज की है, दार्शनिक पद्धति यूज है, कहाँ से लिटरेचर लिया है, और किस टेक्निक आपने गद्य के रूप में लिखा है, यानी आपने थ्योरी के रूप में लिखा है कि फॉर्मूलों के रूप में लिखा है कि सारणिक इंडेक्स बना के लिखा है, आपने क्या टेक्निक यूज की, उस पूरी शोध के बारे में। यानी जो अंदर लिखोगे ना आप सब कुछ, वो इसमें आ जाएगा मेथड में। आपने 8 चैप्टर दिए हैं, उन चैप्टर के सब चैप्टर दिए हैं। अब एक चैप्टर होता है ना, उसमें सब टॉपिक भी लिखे होते हैं अंदर, तो वो थोड़ी थोड़ी सारी डिटेल,
यानी जो रिसर्च में आप अंदर लिख ले हो ना, वो सब कुछ इसमें चलता है। ये अलग से इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी रिसर्च इसी के अंदर आ जाती है। फिर होती है उनकी व्याख्या, डिस्कशन। अब आपने एक चैप्टर लिया योग में, आप यम नियम पे पीएचडी कर रहे हैं मान लो, तो उसकी व्याख्या जो करोगे तो वो अंदर ही करोगे, इसको बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। बट ये 8 चीजें रिसर्च में तो शामिल होंगी ही। में जाते हैं हमने किस किताब से पढ़ा, और हम उसको रेफरेंस के रूप में लास्ट में देखते हैं बुक में कि कौन सा रेफरेंस किस पेज से, किस बुक के किस पेज नंबर से लिया, इसके राइटर कौन है, ये किस सन में पब्लिश हुई थी, हम इसके कौन से संस्करण पे, मान लिया हम इसके 10वीं बार जब पब्लिश हुई उससे लिया है उस बुक से, तो वो सब हम लिखेंगे इसमें लास्ट में एक ही लाइन में। कैसे लिखते हैं उसको, पहले सरनेम, सरनेम के बाद राइटर का नेम, बुक का नाम, पब्लिशिंग ईयर, पब्लिशिंग का संस्करण, 8वां 9वां 10वां कौन से पब्लिश है, और पब्लिशर का नाम। और परिशिष्ट में क्या निचोड़ निकला, रिजल्ट निकला, क्या इस हमारी रिसर्च का महत्व है, किन किन लोगों के काम आएगी, इसकी फाइंडिंग्स क्या है, रिसर्च में हमें क्या फाइंड हुआ, किस तरह से वो लोगों के काम आएगा। यानी आपका पूरा रिजल्ट 4-5 पेज में दे सकते। कई शोध में रेफरेंसेस को सबसे लास्ट में कर दिया है और अपेंडिक्स को थोड़ा उसके पहले कर दिया है, अप डाउन, बस इन दो में मोस्टली यही डिजाइन यूज किया जाता है। तो आज आपका ये यूनिट, और कोई टॉपिक बचा, पूरा हो गया मनोज जी? ये कंप्लीट हो गया थर्ड डे। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए समझाने में, शब्द में हल्के यूज कर